बताओ आप। अरे बिजली पैदा हम करेंगे, पानी पैदा हम करेंगे, और फ्री दिल्ली वालों को, राजस्थान वालों को दिया जाएगा, फ्री हरियाणा वालों को दिया जाएगा। अरे मस्तिष्क पे जोर डालिए। और मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने सदन में बोला, मैं सैनिक का बेटा हूं, गोली खा सकता हूं, गाली नहीं सुन सकता हूं। गाली खाने नहीं आया मैं यहाँ। अरे मैं इसलिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक लखपत सिंह बुटोला आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। चारों तरफ उनकी चर्चाएं हैं और विशेषकर पहाड़ी स्वाभिमान, उत्तराखंड स्वाभिमान की आवाज़ को बुलंद करने वाला उन्हें बताया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान का विरोध जब लखपत सिंह बुटोला ने किया तो चारों तरफ उनकी चर्चाएं होने लगी और तारीफ होने लगी। इसी संबंध में ऋषिकेश में जयेंद्र चंद्र रमोला, जो कि 2022 में कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ऋषिकेश विधानसभा सीट से उनका मुकाबला प्रेमचंद अग्रवाल से था। जयेंद्र चंद्र रमोला ने ऋषिकेश में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसे उत्तराखंडी स्वाभिमान सम्मान समारोह नाम दिया गया। उत्तराखंडियों की आवाज़ को बुलंद करने पर माननीय विधायक श्री लखपत सिंह बुटोला जी का सम्मान समारोह इस कार्यक्रम में रखा गया। इस प्रकार से ये पोस्टर बनाया गया, प्रचार प्रसार किया गया। इसने भोज व भड्डू की दाल भात कार्यक्रम भी रखा गया। ये कार्यक्रम 23 मार्च को शहीद स्मारक अमित ग्राम गुमानी वाला ऋषिकेश में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लखपत सिंह बुटोला ने भाषण दिया और उन्होंने पहाड़ के हर पहलू को छूने का प्रयास किया। लखपत सिंह बुटोला के इस भाषण को सुनने के बाद उनकी काबिलियत हर किसी को नज़र आई। वो किस प्रकार से पहाड़ की बारीकियों को समझते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। लखपत सिंह बुटोला ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आगे आप इस वीडियो में विस्तार से सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जयेंद्र चंद्र रमोला के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जहां से हिंदुस्तान शुरू होता है, मेरा देश शुरू होता है, मैं वहां से शुरू होता है। मैं उस भूमि से हूं जो सनातन संस्कृति का, जो हमारा ध्वजवाहक है, वो विधानसभा जो केदारखंड की पवित्र भूमि में है, और बद्रीनारायण के नाम पे, भगवान नारायण के नाम पे जो विधानसभा है, उस विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उस विधानसभा से हूं जिस विधानसभा में 18 पुराण लिखे गए हैं, जिस विधानसभा में श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जिस विधानसभा में महाभारत लिखी गई है, और वो विधानसभा है जहां के कण कण में भगवान शंकर बसते हैं, जहां से मां गंगा बहती है, और मां गंगा इस देश को एक मैसेज देती है समरसता की, सद्भाव की, और सबकी सुखी के लिए, सबकी समृद्धि के लिए। जो मां गंगा इस देश 74% भूभाग के लोगों की पानी पिलाती है, उस मां गंगा का उद्गम स्थान, उसके मायके का हूं मैं, उस मां गंगा के मायके से आता हूं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और आप समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने आज जो स्वागत किया, उस पीड़ा, उस दर्द को, उस वेदना को यहाँ का आम आदमी सब समझता है। जो पीड़ाएं, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य बना, जिसके लिए हमारे लोगों ने अपनी शहादतें दी, अपने प्राणों की बलि दी, लोगों ने अपने नौकरियां छोड़ दी, मीडिया के साथी जेल गई, हमारे तमाम लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई, और इसलिए लगाई थी कि हिमालय जो राज्य है, जो दूर दराज का क्षेत्र है, जहां तक शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, विकास नहीं पहुंच पाता है, वहां तक ये राज्य बनेगा। हमारे सपनों का ये राज्य बनेगा। लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, लोगों की जीवन समृद्ध होगा, लोगों का विकास पहुंचेगा, लोगों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंचेगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद जो पीड़ा, जो दर्द आज हम झेलते हैं, वो मैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं वो बोलने के लिए, जो पीड़ा उत्तराखंड का जनमानस झेल रहा है। आज भी
आज भी मेरी विधानसभा के अंदर 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ऐसे हिमालय पहाड़ के राज्यों में आज परिस्थितियां हैं कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पाता। एक विधानसभा 350 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और लोग बीमार होते हैं। मेरी दीदी, मेरी भुल्ली, मेरी कोई भतीजा कोई बीमार होता है और गोपेश्वर मुख्यालय 150 किलोमीटर आकर के कोई आता है, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं मिलता है, वहां पे डॉक्टर नहीं मिल पाता। और मैंने विधानसभा के अंदर भी ये पीड़ा कहा। एक मेरी बहन 26 साल की बहन मेरी, उसकी प्रसूति के समय ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो मृत्यु को चली गई। कितनी पीड़ादायक है। एक मेरी बहन का पेट फाड़ा गया और ओटी में उसको छोड़ दिया, वहां पे डॉक्टर नहीं है। और आप जानते हैं कि पलायन का मुख्य कारण आज जितने भी लोग यहाँ बसे हुए हैं वो इसलिए है कि वो नौकरियों पे करने के बाद वो भी चाहते कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट होए तो उन्हें बुढ़ापे में कम से कम हॉस्पिटल मिल पाए। आज गढ़वाल में एक इकलौता मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर, और वो भी रिफर सेंटर बना हुआ है। ये अगर मैं गलत कह रहा तो आप बता दीजिएगा, मैं गलत कह रहा तो बता दीजिए। आज सरकार अपने 3 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए खड़ी है। मैंने सरकार से कहा और मैं आज आपसे भी कह रहा हूं कि जो विधानसभा के अंदर जो पीड़ाएं मैंने कही, क्या उपलब्धियां मानी जा सकती है? जब मैंने सरकार को पूछा कि ये उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश के साथ था, पर्वतीय विकास मंत्रालय था, इससे ज्यादा विकसित और इससे ज्यादा नौकरियां तो तब मिलती थी। मैं गलत बता रहा तो बता दीजिए। अरे भाई, आज परिस्थिति ये हो गई है 2014 के बाद की स्थितियां ये हैं। यहाँ पे जो सैनिक लोग हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको कि पहले गौचर में भर्ती होती थी, मेला लगता था तो भर्ती होती थी, और 26 बटालियन गढ़वाल ग्रुप की है, 22 प्लाटून है, 3 आरआर है और 1 बॉर्डर स्कॉट है। और उसके अंदर 1200 की लफड़ी होती थी। लेकिन हर जब गौचर मेला लगता था, दूसरा मेला लगता था, प्रत्येक गांव से 100-200 बच्चे भर्ती होते थे। कोई गरीब का बच्चा भर्ती होता था, फौज में जाता था, तो किसी गरीब के परिवार में उसकी शादी होती तो निश्चित रूप से उस परिवार के बच्चे को भी वो एसएफ में पढ़ा करके पढ़ा देता, अपने स्याले को पढ़ाता, स्याली को पढ़ाता, उनके सुख दुख का काम करता। लेकिन मैं बता रहा दुख के साथ, जब कहा जा रहा हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, मैं वो पीड़ा बता देता हूँ साहब। आज स्थिति सगया टेम्पो बुना लोड़ी, तब फौजी जवाई मिली, फौजी में कितना खुशी होती थी। फौजी यदि किसी परिवार में जवाई मिलता तो कितनी खुशी होती। और पुनाचिन फौजी जवाई मिली, फौज जवाई मिली, अब परसों रिटायर हुए जाओ। ऐसे भी योजना लेके आ रहे। मैं गलत बता रहा तो बता दीजिए आप। ये योजनाएं लाई जा रही और फौज की लफड़ियां आज खत्म करने का काम किया जा रहा। ट्रेडमैन की भर्तियां खत्म की जा रही, ठेके पे दी जा रही। और ऐसे हम विकसित होंगे। अरे ऐसे विकसित हो रहे होते हम। और मैं विधानसभा के अंदर का, हम दुनिया के टॉप 10 देशों, मजबूत देशों से आज बाहर हो गई। क्या ये विकास है हमारा? मेरा प्रदेश समृद्ध होगा तो मेरा राष्ट्र समृद्ध होगा, मेरे प्रदेश के लोग समृद्ध होंगे तो मेरा राष्ट्र का नागरिक समृद्ध होगा। लेकिन राष्ट्र के नागरिकों को खोखला करने का काम किया जा रहा है। मैंने ये बात कही, जब मैंने विधानसभा के अंदर बात कही, ये कह रहे हैं और दीदी बुझो बोना अच्छी ना कि 2047 तक विकसित हिंदुस्तान बन जो, विकसित उत्तराखंड बन जो। अरे मैंने बोल तुम आप छिला रहा हूं कि नाती प्यो की धूम धड़ाके पर तैयारी करना, धूम धड़ाके पे नाती की शादी की तैयारी करी, 15 रुपये ही नहीं हुई है। अरे भाई 2025 तो तुम दादी खड़ो नहीं छे, 2025 47 में हमें कितना जिंदा रहेंगे आप बता दो। इस लाइन में 47 के जो सपने दिखाए जा रहे हैं, आप हमें कितने जिंदा रहेंगे? लेकिन सपनों में जो दिखाया जा रहा है वो सपने आपके पूरे नहीं होने वाले हैं, ये आप समझ लीजिएगा। और मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि आज जो बातें कही जा रही, मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है। अरे हिमालय इस देश की हमारी प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं। कह रहे कुंभ में 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं पूछ रहा हूं सरकार से, इस देश का जितने भी सनातन संस्कृति के बड़े जितने भी हमारे धाम हैं वो मां गंगा के किनारे हैं, और हम लोग उससे पीड़ित हैं। हमारा खेत बहता है, हमारे जल बहते, जंगल बह जाते, हमारी गौशालाएं बह जाती है। हम इस देश के लिए वो पानी देने का काम करते हैं, वो अमृत देने का काम करते हैं, लेकिन हमें गाली देने का काम करेंगे। अरे हम दूसरे रक्षा पंथ के लोग हैं,
सीमा के सीमांत में रहते हैं। और मैं बता रहा दीदी बोलो कि आज तथा सुरक्षित चौल ले लद्दाख को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। पहाड़े दीदी बोल तथा सुरक्षित है ना। अरे जंगल पुन जोल के पूर्ण पुन गिर जोन के बीठा गिर जोन से के धाउन गिर जोल को बाग मार जुल को भिख मार जुलो कोई जवाब नहीं चाह बताओ। विधायक क्षेत्र भ्रमण करो कोई घूम पड़ी बचुल कोई करेंगे बताओ आप आज। और यहां से बन कर हमारी नीति नियत बनेगी। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि उत्तराखंड के प्रति मुझे बताया जा रहा, मेरे पे आरोप लगा रही सरकार कि आप पहाड़ मैदान करने की बात कह रहे हैं। मैंने एक चीज पूछना चाह रहा आप लोगों से, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से। अरे मैं विधानसभा के अंदर मैंने कहा पहाड़ियों को गाली दो। मैंने मंत्री के मुंह में कहा या कान में जाके कहा कि पहाड़ को गाली दे, मैं पहाड़ प्लेन्स करूंगा। अरे किसी वर्ग को गाली दी जाएगी, अगर उसका प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो आप बता दीजिए कि क्या चुप बैठा जा सकता है। अरे इस गढ़वाल से केवल भाजपा को 28 में से 25 विधायक मिले हैं, तब जाके वो मंत्री बने हैं, तब जाके मुख्यमंत्री बने हैं। और आपके इतने प्यार का नतीजा आपको गाली के रूप में दिया जा रहा है, गाली के रूप में दिया जाएगा, बता दो आप। अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं है। इस देश के शहीदों ने ये लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया कि आप गलत का प्रतिकार न कर पाए, आप सही को सही गलत को गलत नहीं कह पाए। वो लोकतंत्र किस काम का है ये बताओ, लोकतंत्र किस काम का है। वो भाजपा के जो विधायक वहां बैठ के मौन थे, पूछा तो जाना चाहिए ना। मैं भी सैनिक का बेटा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं स्वयं सैनिक का बेटा हूं। इस देश के लिए मेरे पापा ने 3 लड़ाई लड़ी है। 1962 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई मेरे पापा ने इस देश को लड़ी। मेरे सगे भाई ने इस देश के लिए कारगिल में गोली खाई, मेरे भाई के आर पार गोली हुई है। मैं उस परिवार से हूं और मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने सदन में बोला, मैं सैनिक का बेटा हूं, गोली खा सकता हूं, गाली नहीं सुन सकता हूं। गाली खाने नहीं आया मैं यहां। अरे मैं इसलिए आया हूं कि भाई जो आप बजट की बात कह रहे हैं, बजट सत्र रखा हुआ है, उस बजट सत्र में है क्या, मेरी दीदी भुलियों को है क्या, मेरे नौजवान साथियों को क्या है क्या। या इस बजट सत्र में भी आपने ऋषिकेश में एम्स खोल दिया और मेरे पहाड़ के, मेरे उत्तराखंड के लोग भेड़ बकरी की तरह बाहर खड़े हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा इलाज के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दीदी बुझो, मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने उस सदन के अंदर कहा कि आपने 750 राजधानी क्यों लगाए वहां, मैंने गलत कहा पूछा, मैंने गलत पूछा तो बता दो आप। अरे कोई मेरा भतीजा लगा होता वहां, कोई मेरी भतीजी लगी, उत्तराखंड का भतीजा लगा होता, उत्तराखंड की भतीजी लगी होती, उत्तराखंड का कोई बेटा लगा होता, तो वो यदि कोई बीमार होता वो फोन करता, बेटा हम आ रहे हैं, वो रहने की व्यवस्था करता, डॉक्टर की पर्ची काट के रखता, सभी डॉक्टर को दिखाता। लेकिन सरकार को क्या प्रेम है कि राजस्थान के 750 लोगों को वहां लगा दिया और उत्तराखंड के लोग बेरोजगारी में भटक रहे। अरे यही उत्तराखंड इसलिए बनाया। और कल कह रहे हैं मंत्री जी, कल कह रहे हैं कि अब यहाँ बिहार दिवस मनाया जाएगा। अरे बिहार दिवस मनाना खराब नहीं है, खराब नहीं है, मनाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड दिवस कितने राज्य मनाते हैं, कितने राज्य मनाते हैं, ये भी तो इस सरकार से पूछा जाए। अरे मैं कह रहा हूं मान्यवर, आपने पहाड़ के गांव में बिहार के लोगों को पोस्ट मास्टर बना के भेज दिया गांव में। आज वो बच्चा जो हमारा दौड़ता था, चिट्ठी लेके आता था ना, अब तो आपके पास फोन मैसेज है, लेकिन चिट्ठी लेके जो हमारे 30-40 साल के ऊपर के जो मेरे पूज्य हैं, वो जानते हैं कि पोस्ट मास्टर की वैल्यू क्या होती थी। आज वहां लगाने का काम कर दिया। और अब तुम्हारे विकास का पैसा, तुम्हारे रोजगार का पैसा, तुम्हारे खून पसीने का पैसा जो तुम्हारे उत्थान में लगना था, तुम्हारे विकास में लगना था, वो बिहार दिवस में खर्च होगा। अरे बताए वो पैसा कहां से आ रहा है? भाजपा के नानी के घर से आ रहा है। बुरा मत मानिए, भाजपा के लोगों को पूछना चाहिए, ये उत्तराखंड के लोगों के खून पसीना का पैसा ये बिहार दिवस पे क्यों खर्च किया जा रहा है? जब यहाँ आपदा आ रही है, जब यहाँ बेरोजगारी है, जब यहाँ चरम पे लोगों की स्थितियां, इलाज के लिए लोग का हॉस्पिटल नहीं है और लंबे लंबे बिल काटे जा रहे हैं। आप बता दीजिए। अरे दीदी बुझे, पहाड़ के लोगों, उत्तराखंड के लोगों, लखपत बुटोला इस मंच से कह रहा है, और ये मत सोचे मैं विपक्ष हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मेरी पीड़ा है कि ये पानी इस देश को हम देते हैं, प्रकृति हमारा, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं,
और हमारे पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है उनका सीना, और प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े हाई टेंशन ऋषिकेश के ऊपर से जा रहे हैं। और दिल्ली में चुनाव होते हैं तो कहते हैं हमें चुनाव जिताओ, तुम्हें फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और उत्तराखंड के लोगों को इतना लंबा बिल थमाएंगे। अरे ये बताओ आप, अरे बिजली पैदा हम करेंगे, पानी पैदा हम करेंगे, और फ्री दिल्ली वालों को, राजस्थान वालों को दिया जाएगा, फ्री हरियाणा वालों को दिया जाएगा। अरे मस्तिष्क पे जोर डालिए, कब तक बैठे रहोगे? जोर डालिए। और आपका नैरेटिव बना हुआ है, नैरेटिव बना दिया इस देश में कांग्रेस नहीं होती, इस देश में गांधी नहीं होता, नेहरू नहीं होता, पटेल नहीं होता, तो ये देश अमेरिका से भी आगे होता। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दीदी मुझे कान सुन के सुन लो, ये नैरेटिव बनाया जाता है। वो गांधी, वो पटेल, वो नेहरू ना, आज हमारा बच्चा दुबई में बर्तन धो रहा है, हम कहते हैं हमारा बच्चा अब्रॉड में है, अब्रॉड है। अरे वो 18वीं सदी के बैरिस्टर थे। और सुन लीजिए, जब गांधी जी बिहार के, दक्षिण अफ्रीका से आके बिहार के गांव में जाते हैं तो उस झोपड़ी में वो देखते हैं एक सास, दो बहुएं हैं। जब सास मिलने आती है, बहुएं अंदर रहती हैं। जब एक बहू मिलने आती तो सास अंदर चले जाती, बहू तब आती है। वो दूसरी बहू जब अंदर जाती है, वो दूसरी बहू बाहर आती है, तो गांधी जी कहते हैं कि भाई ये तीनों साथ मिलने क्यों नहीं आ रहे? तो वो आदमी जो उनके साथ गया था वो बताते हैं कि मान्यवर इनके पास एक ही धोती है, जो धोती पहनता है वो आपको मिलने के लिए आता है। ये स्थिति देश की थी। और उस गांधी ने, सोचो जरा, वो गांधी कोई तुमको जो लंगोट में दिखता, वो लंगोट का गांधी नहीं था। वो 18वीं सदी में सबसे महंगा ड्रेस पहनता था, सूट बूट पहनता था, टाई पहनता था वो गांधी। और उस गांधी ने कसम खाई उस दिन कि मेरे देश के लोगों पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और मैं सूट बूट पहनता हूँ। वो कसम खाई, वो एक लंगोट में उसने जीवन गुजारा। कोई त्याग दे सकता है ऐसा? दे सकता कोई ऐसा त्याग? और उस गांधी पे प्रश्न उठाते, अरे उस नेहरू पे प्रश्न उठाते हैं जो गुलाम हिंदुस्तान और आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रपति था, सबसे बड़ा रपति था। वो चाहता टाटा बिरला बनता। और आजकल का जैसा नेता होता ना, कहता मेरा घर तो भर जाता लेकिन गांव जाए भाड़ में। वो नहीं सोचता मेरा परिवार बन जाए और हिंदुस्तान जाए भाड़ में। वो नेहरू इस देश के लिए 10 साल 276 दिन जेल में रहा। पत्नी जब टीबी की बीमार थी, इलाज नहीं करा पाया। इंदिरा गांधी के अलावा दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाया क्योंकि वो जेल के अंदर बंद था। ऐसी सादत इस देश को दी। और उन लोगों पे सवाल उठा रहे, जिन लोगों पे प्रश्न उठाते, ये यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। और मैं तो यहाँ जवान हूँ, जवान तो नहीं कहूंगा, 45 साल मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ। अरे मैंने गाँव में देखा ना, 7-7 8 में पढ़ते थे, नंगे पैर जाते थे, कक्षा भी नहीं पहनते थे स्कूल के लिए। बता रहा हूँ आपको, ये इस देश के हाल थे। और पहले क्या रहे होंगे सोच लीजिए। हमारे यहाँ गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, गेहूं की रोटी खाने के लोगों को। ये स्थिति इस देश की थी। रुपया तो छोड़ दो, लोगों के लिए चाय पीने के लिए बैठना पड़ता था। ये हाल देश के थे। और उस देश को समृद्धि को उन लोगों ने अपने सादत के साथ ले गए। उन पे सवाल उठा रहे, आप क्या काम कर रहे नहीं बता रहे। और तुमने क्या बोला, बस हिंदू मुस्लिम, फिरोज खान तो मुसलमान था। और ये सभा में बैठा के दीदी बोल 90% लोग पता हो फिरोज खान मुसलमान है मैं दीदी बोलियो फेसबुक का सुबह सुबह 4 से 5 है। अरे मैं दीदी बोलियो, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप रतन टाटा को जानते हैं? रतन टाटा को जान तो सुना ना आपने? सुन तुम जो टैंक पति चिन्ह सुरी से पति चोरी टैंक अपन पति सुन से लिखो लीजिए चाय पियोण होते हैं। अरे अपन घर में गए छो पर सही तो बैठ के लिए पति अपने नीचे शदीद से ससलेंगे स्मृति ईरानी। अरे मैं बता रहा हूँ आज आपको, वो स्मृति ईरानी पारसी है। वो रतन टाटा पारसी था, फिरोज खान भी पारसी था, लेकिन फिरोज खान उनसे उच्च कुल का पारसी था। और वो फिरोज खान जिसने हिंदू धर्म अपना दिया था। उस पर तुम सवाल उठाते, तुम्हारे दिमाग में वो डाला जा रहा, बैठा जा रहा विकास के बजाय तुमको लड़ाने की बात की जा रही। और लड़ा कैसे रहे? महाराष्ट्र में वैसा जहाँ इनका ऑफिस है वहाँ कब्र खोदी जा रही है। सुनीता विलियम अंतरिक्ष से भारत आ रही है और कब्र कैसी खोदी जा रही है?
केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, मेयर इनका। और जब तुम्हें खोदना है तो हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? खोदो, ले जाओ, कौन मना कर रहा तुमको? लेकिन ड्रामा इसलिए करना है कि हिंदुस्तान की जनता को लगे हम कर रहे हैं, कब्रें खोद रहे हैं, हम विकास हो रहा तुम्हारा। ऐसा है विकास। जब हरियाणा में चुनाव था ना 6 महीने पहले, तो आपने सुना होगा कि एक हिमाचल में एक मस्जिद बुटोला मेंबर है, तो वहां की जनता को मेरे अकाउंट में रिलीज करनी चाहिए कि तुम्हारी लड़ाने लड़ो। सरकार किसी की भी हो, सरकार जनता की है, सबकी सरकार है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सबका काम करे। ये पक्ष विपक्ष होने की जरूरत नहीं। और जो विपक्ष में खड़ा है उसके होटल, उसके व्यवसाय, उसके कारोबार को बंद करने का काम मत करो। लोगों को तड़फाना बंद करो, लोगों का उत्पीड़न बंद करो। और ताकत इसलिए नहीं मिलती है कि आप गरीब को दबा पाए, ताकत इसलिए मिलती है कि मेरी दीदी फुलियों को लगना चाहिए, नौजवान साथियों को लगना चाहिए। ये अपरोजन कोई आदिम छोड़, जो पकड़ी को छापा मारो, और जो तुम्हारे विरुद्ध बोले उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजो। अरे आज लखपत बुटोला को बंद करेंगे, मैं पूछा हूँ कल कितनों को बंद करोगे? तुम्हारा भी तो नंबर आएगा। ऐसे गलत चीजों को ये तुम बढ़ावा दोगे ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ, यदि आप बढ़ावा दोगे तो न हिंदुस्तान में हमारा पहाड़ मजबूत होगा, न उत्तराखंड मजबूत होगा, और न राष्ट्र मजबूत होगा। ये आप समझ लीजिएगा। राष्ट्र मजबूत करना है तो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ जो हमारा सीमांत जनपद का आदमी है, और हमारा आखिरी पायदान पे बैठा हुआ कन्याकुमारी का आदमी है, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उस सर्वांगीण विकास के लिए, समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ मेरी दीदी बोलिए, आप बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिए। यदि आपके बाहों में, यदि आपके रोगों में खून फड़फड़ाता हो, यदि आप में वास्तव में स्वाभिमान जिंदा है, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो आपको निश्चित रूप से उसका प्रतिकार करना चाहिए। आप में ताकत होनी चाहिए। अरे मेरे यहाँ तो हेमकुंड साहिब भी है, मेरी विधानसभा में हेमकुंड साहिब भी है, और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े जो हमारे द्योतक है वो भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाली देने का मतलब 4 धाम को गाली दे रहे हैं। आप गाली देने का मतलब उस संस्कृति को गाली दे रहे हैं जो हमारी संस्कृति के द्योतक है, भक्त है। आप बद्री केदार को गाली दे रहे हैं, और ये सारी संस्कृति को गाली देने का काम इन्होंने किया है। ये आपको मन रखना है, निश्चित रूप से आपको ये करना पड़ेगा। आप बता दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहाड़ में भ्रमण कर रहा था, दीदी बोलिए, सरकार मुझे चिट्ठी देती है कि आप बजट सत्र उत्तराखंड के विकास के लिए काम होना है, आप बजट सत्र में आओ। जब 18 तारीख को मैं विधानसभा के अंदर जाता हूँ तो आदमी अपनी बातें कहेगा, क्षेत्र की बात कहेगा, प्रदेश की बात कहेगा, राष्ट्र की बात कहेगा। और जो हमारे विधानसभा के अंदर जो हमारे तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री भी हैं, जब मैं उनको बातें कहने देगा, भाई साहब जब कह रहे जब थे, जब मैं बातें कहने लगा कि उत्तराखंड की पीड़ा, उत्तराखंड की दर्द कहने लगा, तो उनके पेड़ में ज्यादा में पड़ गई था भाई। अरे बताओ क्या बात है? अरे कह रहे माने बात आपको पता ही नहीं है। अरे मन में परियोजना क्यों ठीक ठाक मैं स्कूल भेजू छो, लेकिन मैं गलत बोल तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधानसभा से। वही बोल सकता, बता दीजिए आप। और मैं तो बोलना ही भूल गया कि आप इस्तीफा दे के देखो अगर तुम गलत बोल रहे तो। मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने जिन्होंने विधानसभा का कार्य सुचारू चलाना है, वो तुम पहाड़ के लोगों पे, उत्तराखंड के लोगों पे थूकने का काम करे, 4 धाम के लोगों को गाली देने का काम करे। अरे क्या इसलिए राज्य बनाया? अरे मैं आज आपको बता रहा हूँ, जहाँ जाओ एक आदमी 100 आदमी तक ये मैसेज डालना कि जो सरकार आपके पैसों से आपका विकास न करके अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके बिहार दिवस का प्रचार प्रसार कर रही है, मैं उन लोगों का प्रतिकार करने का काम कीजिए। जो सदन के अंदर जो आपके साथ जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड के लोगों को कहा, इस जनता ने यहाँ से उनको प्यार दिया था। आपने इसलिए विधानसभा भेजा था सर, कैप्टन साहब इसलिए भेजा आपने? अरे इसलिए भेजा गाली देंगे? आप बताओ कैप्टन साहब। मैं आज बता रहा हूँ, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदेही है। विधानसभा में ऐसे व्यक्तियों का जगह नहीं होनी चाहिए जो समाज को गाली दे, जो बांटने का काम करते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, ये आपको गांठ बांधनी पड़ेगी।
और आज मैं आपको पुनः कह रहा हूँ और आप इस चीज को समझ लीजिएगा, ये स्वागत समारोह के तभी उचित है, ये एकता तभी उचित है जब इसका रिजल्ट आएगा, जब इसका प्रतिफल बनेगा। आज पहाड़ के अंदर और उत्तराखंड के अंदर विधानसभा में कहा मैंने कि आपने इस देवभूमि को कह रहे नशा मुक्त बनाओ। अरे हरिद्वार में शराब की दुकानें खोल दी आपने, ऋषिकेश में शराब की दुकानें खोल दी, जैसे वो रशिया ने यूक्रेन को चारों ओर से घेर रखा ना, वैसे आपके ऋषिकेश के बॉर्डर पे शराब की दुकानें खोल दी हैं और कह रहे ऋषिकेश ड्राई एरिया है। अरे 2 किलोमीटर या ना जा शराबे दुकान, 2 किलोमीटर या ना जा शराबे दुकान, 2 किलोमीटर तक ना जा शराबे दुकान। अरे आप सोचे, उस बहन को पूछे जिसका पति पी के आ रहा है, दारू पी के आ रहा है, बर्बाद कर रहा है। अरे उस माँ को पूछे जिसका बच्चा 25-26 साल का हॉस्पिटल जाके उसके किडनी खराब हो जा रहे, उनको पूछो क्या दर्द है। और पहाड़ में आप शराब बेचने का काम करें, इस देवभूमि की संस्कृति को कहाँ ले जाने का काम करें। इस उत्तराखंड के जो हमारी पहचान है, जो मूल भावना है, उसको कहाँ ले जा रही है। आप कहते हैं हम सनातन संस्कृति के द्योतक हैं, सनातन संस्कृति में दारू पिलाओगे। अरे हमारे तो संस्कृति में भी कहा गया है कि शराब जो है तामसी प्रवृत्ति का खाना है, और ऐसी तामसी प्रवृत्ति का काम करने वाले लोगों को आपको सबक सिखाने की जरूरत है। निश्चित रूप से साथी, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग आए और एक कमर कसने। नमोला जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने हमारे साथ तुम्हारे साथ साथी लोग, जयेंद्र भाई, आपने उत्तराखंड के अंदर, जयेंद्र भाई आप लगातार यूथ से समाज सेवा में लगे, रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए और लोगों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि ये जो बिगुल आपने बजाया है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में बचेगा कि हम बटेंगे नहीं, एकजुट रह करके और उन लोगों को लाएंगे सत्ता में जो तुम्हारे विकास की बात करेंगे। और रमोला भाई, वो ताकत आप लोगों में है, समिट होने की ताकत आप लोगों में। यूसीसी की बातें कह रहे सर, यूसीसी की बात मैं कह रहा हूँ कि आज शराब परोसी जा रहा है। मैं एक बात बोलूंगा, बहुत लंबी चली जाएगी। भू कानून लाने की बात कही जा रही है। यूसीसी से पहले मैं भू कानून पे कहूंगा, भू कानून की बातें की जा रही है और कह रहे हैं एक राष्ट्र एक नियम एक संविधान होना चाहिए। उत्तराखंड में मैं पूछ रहा हूँ, 2 जिलों को क्यों छोड़े भाई आप? बांट में रहा हूँ, नीतियां आपकी पहाड़ प्लेन्स की आपकी मेरी है। अरे मैं पूछ रहा, एक राज्य एक कानून क्यों नहीं बना रहे? एक राज्य में एक भू कानून क्यों नहीं चलाया जा रहा है? विधानसभा के पटल पे जो भू कानून लाया गया वो केवल पहाड़ के लोगों को दबा करके उनकी जमीन को उसके दबोचने का काम करने का काम करे, प्रेशर करने का काम करे। ऐसे पहाड़ को दबाए जा रही, नहीं चलने वाला। धीरे धीरे आपको एक आंदोलन की जरूरत और पड़ेगी। मैं बता रहा आपको, और ये यूसीसी की बातें कह रहे साहब, यूसीसी कहाँ से हो गई है? समान नागरिक संहिता में इतना अच्छा कानून है तो आपने एसटी के लोगों को क्यों छोड़ दिया? इसमें उससे बाहर क्यों कर दिया? भाई हम एसटी के लोग क्या हमारे लोग नहीं है? मेरी विधानसभा में तो बड़ी मात्रा में रहते हैं, उनको इस यूसीसी से बाहर क्यों कर दिया? और ये ऐसी स्थिति बना दी साहब कि अब आपके मकान घर में मकान में किराए में दोगे ना, लड़का लड़की रहेगी, आप उनको हटा भी नहीं पाएंगे। अब उनको आपका भी काम नहीं रहेगा। कह रहे जवान लड़का लड़की 18 साल के बाद साथ घूमे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, एक कागज बना के चलिए। ये संस्कृति हमें ये मजबूत करनी पड़ेगी हमको। ये जो अनैतिक रहने की बातें की जा रही है, सुन लो, ये हमारा जो विवाह है ना, वो 7 संस्कारों में एक संस्कार होता है सनातन संस्कृति का। 7 संस्कारों में एक संस्कार होता है सनातन संस्कृति। और हमारे जो संस्कार हैं उसको ऐसा रोक रही है, कह रहे लड़का लड़की जा रहे एक कागज बना के साथ। क्या इसको आप बर्दाश्त करते हैं? बर्दाश्त करोगे इसको? क्या बता दो आप हैं? इसको अपना प्रचार प्रसार मान ले, इसका विरोध कीजिएगा। और एक बात और बता रहा हूं आपको, अब स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और एक अडानी की कंपनी लगा रहे हैं, अडानी की कंपनी। ए दीदी मुझे सुन लिया, तुम्हारे काम है चीज हुआ बोलिए, तुम्हारे घर में ना जो किलोवाटोमीटर ऊंचने लगे चुप के 3 किलोवाटोमीटर लगे लेकिन तो संचार जा रहा छुआ। आप सोच लीजिए, आपको ये ठगा जा रहा। और अडानी एनएस कंपनी के द्वारा
करोड़ों रुपए का ठेका लेके स्मार्ट मीटर लगा करके आपको भी ढूंढने का काम किया जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे वो जियो ने पहले फ्री किया ना और उसके बाद आपको लूटा, वैसे ये जो स्मार्ट मीटर है, इस स्मार्ट मीटर के नाम पे उसको कहीं भी एक जगह से कंट्रोल किया जा सकता, कहीं भी एक जगह से। इसका विरोध कीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, इसके बारे में सुन लीजिएगा पहले। और ऐसा ना हो कि आप फूक रहे हैं 230 यूनिट और वहां आगे 320 यूनिट और आप देख भी नहीं पाएंगे और आपको चूना लगता जाएगा। जैसे आपने देखा हो ना, वो मीटर पर धप 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 यो बत्ती चल रही है। अब भाई लाइट होल तो तेल बत्ती जले क्या हुआ, अनि होल तो बटन जगह पता चलो, लेकिन तो धप धप तुम्हारा खून चूस ले जरूर। तो मैं बता रहा हूँ, जो धप 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 वो वैसे धप धप 5-5 पैसा करके तुम्हारा खून चूसता है। ये स्मार्ट मीटर और तेजी से खून चूसेगा तुम्हारा।